दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube प्लेटफॉर्म, जहां पे मुख्य रूप से आप लोग रोज़ एक नए अपडेट और मुख्य रूप से हम लोग रोज़ नए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जो आपके खासकर प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मेंस के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है, जो हम लोग चर्चा करते हैं, वह कोड किया जा सकता है। जो मेंस का जीएस पेपर 3 है उससे संबंधित आर्टिकल्स है। तो आज का आर्टिकल्स जो है घड़ियाल से संबंधित है। जो मगर स्पीसीज होता है उसी का एक स्पीसीज है घड़ियाल, उसी से संबंधित है। अब यह क्यों चर्चा में बना हुआ है, उसका कारण मुख्यतः यह है कि जो घड़ियाल है आए दिन जो है इसकी जो है संकटता और बढ़ती जा रही है और इस पे खतरा मंडरा रहा है और आने वाले समय में ये नष्ट हो सकता है। तो बहुत लोग जो लोग खासकर इकोसिस्टम इकोलॉजी नहीं पढ़े होंगे उसमें वो लोग डायरेक्ट समझेंगे कि घड़ियाल खत्म हो गया तो क्या हो गया। घड़ियाल अगर खत्म हो गया इकोसिस्टम से हमारे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो घड़ियाल होता है, पहले हम जानकारी दे दें, फिर इसके बारे में हम बताएंगे कि आखिर यह घड़ियाल या कोई भी इकोसिस्टम से अगर कोई जीव मुख्य रूप से लुप्त हो जाता है तो इकोसिस्टम पर पूरा जो फूड चेन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको पता भी होगा, जो फूड चेन होता है उसमें क्या होता है, उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर जो होते हैं अपमार्जक होते हैं। तो उसमें जो उपभोक्ता होते हैं उसमें सबका क्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे प्रथम श्रेणी का जो है उपभोक्ता हो गया, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल का, ठीक उस तरह का पिरामिड जो बना हुआ है आप लोग पढ़े होंगे। तो जो घड़ियाल होता है वह मुख्य रूप से क्या करता है, तो घड़ियाल और मगरमच्छ में बस एक डिफरेंस है, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। ये घड़ियाल जो होता है वह केवल और केवल मछलियों को खाता है। मतलब ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए जो मगरमच्छ होता है, मगर की ही एक तरह से देखेंगे तो मगर का ही ये स्पीसीज है, लेकिन यह मुख्य रूप से केवल और केवल क्या खाता है, तो मछली को खाता है। दूसरा चीज, यह कहाँ पे रहता है, तो वहां पे रहता है जहां पे जो एक्विस सिस्टम है, मुख्य रूप से जो जलीय परितंत्र है, जहां जलीय परितंत्र स्वच्छ होता है वहां पे रहता है और यह खारे पानी में रह नहीं सकता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एक तरह से इंडिकेट भी करता है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वह स्वच्छ है या स्वच्छ नहीं है। तो जहां पे पाया जाता होगा वहां पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह स्वस्थ होता होगा, वहीं पे पाया जाता होगा। जहां पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं होता होगा वहां पे नहीं पाया जाता होगा। लेकिन जो मगर की स्पीसीज अगर इस यहाँ से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे, तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आपसे दे रहा है कि मगर जो होता है वो केवल और केवल जो है मीठे पानी में रहता है या केवल केवल स्वच्छ पानी में रहता है, या मुख्य रूप से अगर कह दे कि केवल खारे पानी में रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मगर के जो स्पीसीज होते हैं, स्पेशली अगर घड़ियाल के बारे में बोल रहा है तब तो सही है कि हाँ घड़ियाल जो है खारे पानी में नहीं रह सकता है, वो स्वच्छ जल में रह सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट मगर की स्पीसीज की बात अगर किया जा रहा है तो उसमें मगर के स्पीसीज में कुछ ऐसे मगर के स्पीसीज है जो खारे पानी में रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहां पे जो मगर पाया जाता है वो खारे पानी के झील में, जैसे चिल्का झील वगैरह का जो साइट है या भीतरकनिका वाला जो बीच है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। और खासकर से वहां पे जो वेटलैंड्स है वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तरह का उभयचर जीव है। अब उभयचर जीव है तो ये जो मगर का टोटल स्पीसीज अगर देखा जाए तो यहाँ से एक तरह का और प्रश्न बन सकता है कि जो मगर का स्पीसीज है वह केवल केवल भारत या केवल एशिया में ही पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इसकी स्पीसीज यह एक मुख्य रूप से यही एक प्राणी है जो पृथ्वी का जो चेंज अवस्था है, जो वर्तमान अवस्था और पूर्व की अवस्था है, उस तरह की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाला हुआ है। ठीक है, तो यह स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो पूर्ण रूप से पृथ्वी का जो है अब सभी अलग अलग भागों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे भी यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल एशिया में ही, और ऐसा भी नहीं केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट आप समझ चुके होंगे कि जो मगर का जो स्पीसीज होता है वह जो मगरमच्छ वाला होता है, तो मगरमच्छ वाला जो स्पीसीज है मुख्य रूप से केवल मगर जो होता है वह मछली को मुख्य रूप से नहीं खाता है, जो अलग अलग जीव हैं उनको भी खा सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये घड़ियाल होता है वह केवल केवल क्या, इसका भोजन क्या है, तो मछलियां हैं या छोटे मुख्य रूप से जीव हैं। ठीक है, क्यों? इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि इसका जो माउथ आप देख रहे होंगे, ये जो मुंह देख रहे होंगे इसका, यह माउथ बहुत पतला होता है, सुलदार होता है और आगे एक तरफ होता है, तो ज्यादा खोल नहीं पाता है। जब ज्यादा खोल नहीं पाता है तो वह उतना ही सीमित मात्रा में जो ऊर्जा का स्रोत है उसी को ये ग्रहण कर पाएगा, उससे ज्यादा बड़े मात्रा का वह ग्रहण इससे नहीं हो पाएगा। तो मगरमच्छ से तो हो जाता है लेकिन इससे नहीं होता है। लेकिन स्पीसीज जो है यह वह का है, मगर का ही है। ठीक है, तो यहाँ से अब यह इंडेंजर्ड हो जाएगा या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव है कि जो फूड चेन है आपका वह प्रभावित होगा। फूड चेन कैसे प्रभावित होगा, तो पहले जैसे मैंने पहले बताया कि यह इंडिकेट करता है जो जलीय परितंत्र है वह स्वच्छ है कि नहीं है। तो
आप देखे होंगे कि ये जो परितंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंडेबल होता है, एक जीव का खाद्य सिस्टम जो होता है, फूड सिस्टम होता है, दूसरे पे जुड़ा रहता है। जैसे जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को कुछ शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों को कुछ उससे ऊपर वाले जो है वो खाते हैं, फिर सबसे लास्ट में उनको भी ऊपर वाले खाते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में मुख्य रूप से आप देखेंगे ग्रासलैंड को कौन खाता है, तो हिरण वगैरह जो ये सारे जीव हैं वो खाते हैं। और इस हिरण को कौन खाता है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे शेर खाता है। अब यह अगर यह शेर जो है अगर उस इकोसिस्टम में न रहे तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, जो हिरण की ही संख्या है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी संख्या जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी मात्रा ज्यादा मुख्य रूप से बढ़ जाएगी, तो उस यह दिक्कतें होंगी कि उस परितंत्र में जो ग्रासलैंड हो जाएगा वह ग्रासलैंड समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिरणों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो उस ग्रासलैंड को मुख्य रूप से वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, और आने वाले समय में क्या होगा कि एक परितंत्र पे खतरा मतलब मंडराएगा। कैसे? कि एक तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन या गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें वायुमंडल में, वहां वह प्रभावित होगा, यानी जो मुख्य रूप से जो चक्रण है गैसों का वहां प्रभावित होगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे चक्र प्रभावित होने के साथ साथ जो आने वाले समय में जो हिरण है उसको भी उसका फूड चेन के रूप में उसको खाद्य चीजें नहीं मिलेगी, तो वो भी प्रभावित होकर मर जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। फिर वहां से वो समाप्त हो जाएगा तो आने वाला समय में जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा, पूरा जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट, इसीलिए मुख्य रूप से कोई भी जीव जो होता है जो इस पूरे पर्यावास से अगर देखा जाए कि वह एग्जिंक्ट होता है या गायब हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया था, संरक्षण के लिए अलग अलग जो है, जैसे 1992 में जो है रियो समिट हुआ था, तो रियो समिट में आप पढ़े होंगे कि उस समय 3 कन्वेंशन हुए थे। एक सीबीडी का हुआ था, एक हुआ था UNFCCC का, और एक हुआ था UNCCD का जो हुआ था मुख्य रूप से। तो इन तीनों का, अब इसमें से भी जो एक है जो UNFCCC है, उसका जो है एक सभी सदस्य जो होते हैं मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, जिसको कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, वो प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। तो अभी 2024 में जो है तीनों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 2024 में इसका COP29 हुआ था, UNFCCC का, UNFCCC का, और ठीक वैसे CBD का अगर आप देखेंगे और UNCCD का, तो इन दोनों का भी जो है, अच्छा एक जो CBD में जो बता रहा हूँ वो है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, UNFCCC जो है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और जो UNCCD जो है वह रिलेटेड है डिजर्टिफिकेशन से, यानी मुख्य रूप से देखा जाए कि जो मरुस्थलीकरण है उससे संबंधित है। तो ये जो मरुस्थलीकरण वाला है या बायोडायवर्सिटीज वाला है, यह मुख्य रूप से इसका जो कॉप होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है मीटिंग, यानी 2 वर्ष पे। तो इसलिए इन दोनों का अभी जो हाल ही में आप 2024 में देखे थे, इन दोनों का 16वां मीटिंग था। ठीक है, यानी CBD का भी 16वां था, और फिर से उधर आप देखेंगे UNCCD जो है उसका भी 16वां था। ठीक है, अब इसमें जो CBD अपनाया गया 1992 में रियो समिट में, ठीक है, वहां से लेके उससे प्रेरणा लेके भारत सरकार ने 2002 में क्या पास किया, बायोडायवर्सिटी एक्ट पास किया 2002 में। उसमें संशोधन भी अभी हालिया में हुआ था 2023 में। ठीक है, तो वहां से उसका जो मीटिंग होती है, उसका जो कॉप होता है, उसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। UNFCCC का जो पार्टी होता है, जो सम्मेलन होता है, उसको भी कॉफी कहा जाता है। और UNCCD का जो होता है मुख्य रूप से डिजर्टिफिकेशन से संबंधित है, उसका भी मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, कॉफी कहा जाता है। लेकिन ये तीनों में अंतर ये है कि तीनों का जो मुख्य रूप से देखा जाए, अगर CBD का आप देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, UNFCCC का अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वैसे डिजर्टिफिकेशन वाला वो मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण से है। तो उन दोनों का, यानी CBD का और UNCCD का, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे मीटिंग होती है, उसको भी कॉफी कहा जाता है। तो अभी जो 2024 में फिलहाल में अभी बीता हुआ है, तो वो 16वां था। और UNFCCC का जो था वो क्या था, वो मुख्य रूप से उसका 29वां था, जो बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक, अब ये जो कंजर्वेशन के लिए मुख्य रूप से अलग अलग यहाँ से, एक तो अपने वहाँ जो चलाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसमें संशोधन किया जा चुका है। तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, तो 6 शेड्यूल जो हुआ करते थे उसको अब जो है जब संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें से उसको कम करके मुख्य रूप से अगर देखेंगे मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके 4 शेड्यूल इस समय बना दिया गया है। तो 4 शेड्यूल में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल जो 3 और शेड्यूल 4 जो है, उसमें शेड्यूल 1 में जो है ऐसे जीवों को रखा गया है जो मुख्य रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड होते हैं, यानी मुख्य रूपता जिनका मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में जिनका प्रोटेक्शन किया गया
गया है वो शेड्यूल 1 में है। ठीक है, ठीक वैसे ही साइट्स है, साइट्स भी IUCN से ही को रिलेटेड साइट्स का, साइट्स जो भी फौना एंड मुख्य रूप से आप देखेंगे जो भी वनस्पति जगत है या जीव जगत है उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वो कैसे जीव और पौधे होते हैं जो मुख्य रूप से इंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, उस पर प्रतिबंध। तो उस जो साइट्स में अगर आप देखेंगे तो उसके 3 अपेंडिक्स उसके भी है, 3 श्रेणी है, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है और अपेंडिक्स 3 है। ठीक वैसे IUCN का जो कैटेगरी किया जाता है रेड बुक द्वारा जो जारी करता है तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, नियर थ्रेटन से लेके और आपका मुख्य रूप से एक्सटेंट तक जो है वह उसका श्रेणी बटा हुआ है। तो उस सबको हम लोग देखेंगे। तो ये घड़ियाल आपको समझ में आ रहा होगा कि घड़ियाल हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब इसको बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है जो राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए आता है, यमुना का जो सहायक नदी है चंबल, उसमें भी घड़ियाल संरक्षण जो मुख्य रूप से चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये घड़ियाल का संरक्षण मुख्य रूप से क्यों आवश्यक था ये आप समझ रहे होंगे जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इकोसिस्टम में यह जो फूड चेन होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और ये दूसरा चीज जहां पे रहेगा वहां पे क्या इंडिकेट करेगा कि जो वाटर है वो वहां पे वाटर जो है सही है। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो यह अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में 10 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े गए हैं। तो ये घड़ियाल, यह आप याद रखिएगा, जो घड़ियाल है ये मगर स्पीसीज से है। मगर जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के मुख्य रूप से चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। इसमें 10 घड़ियालों को और छोड़ा गया है। और कौन सी नदी है, चंबल नदी है। अच्छा, केन बेतवा प्रोजेक्ट आप पढ़े होंगे, तो आप बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान से होके जाता है केन बेतवा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो नदी जोड़ परियोजना है। ठीक है, तो आइए और कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं जो मुख्य रूप से आपके घड़ियाल से या मगर जो स्पीसीज है, ये आपका जो मैं बता रहा था क्रोकोडाइल जो स्पीसीज है उसे। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये घड़ियाल है, या फाल्स घड़ियाल जिसको कहा जाता है है, और ये ड्वार्फ क्रोकोडाइल्स है। यानी ये अगर आपसे मुख्य रूप से स्टेटमेंट में दे कि घड़ियाल केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं, मगर की जो प्रजातियां हैं, मगरमच्छ की जो प्रजातियां हैं वो केवल भारत में पाई जाती हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, यानी अलग अलग महाद्वीपों पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज अगर देखा जाए जो क्रोकोडाइल स्पीसीज है, इसमें घड़ियाल और मगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स 3 प्रकार के जो है अपने वहां पाए जाते हैं भारत में। तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो है मैंने पहले ही बताया, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा है, चिल्का झील की तरफ, वह साल्ट वाटर में, वह केवल साल्ट वाटर में रह सकता है। ठीक है, बाकी जो घड़ियाल होता है या जो सामान्य मगरमच्छ होता है वह साल्ट वाटर में नहीं रह सकता। ठीक, और आपको पता भी है ज्यादा हम लोग पिछले क्लास में देखे भी थे, एक इको इन्वायरमेंटल से संबंधित मुख्य रूप से मुद्दा आया था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो आपका ज़्यादा साल्ट वाला जो वाटर होता है, लवण युक्त जो वाटर होता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे कम पाई जाती है, जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे कि जैव विविधता कितने क्षेत्रों में है, कैसे है, किस तरह का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। अब ये क्या क्या चीजें हैं तो देख सकते हैं। घड़ियाल में, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या है, द गेविलियंस गॉन्जेटियस। ठीक है, इसका नाम है। और क्या है ये याद रखिएगा, ये केवल और केवल क्या खाता है, मछली खाता है। ठीक है, और स्वच्छ जल में रहता है। वेरिएबल पॉपुलेशन जो है नेशनल चंबल सेंचुरी यूपी, राजस्थान और एमपी में इसको मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भारत में। और स्मॉल नॉन ब्रिज पॉपुलेशन जो है सोन, गंडक, हुगली, घाघरा और सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में इसका जो है यह मुख्य रूप से पाया जाता है घड़ियाल, ये भी याद रखिएगा। तो घड़ियाल कहाँ पे, चंबल सेंचुरी जो है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर सोन नदी हो गया, गंडक हो गया, हुगली हो गया, घाघरा नदी और सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में जो है यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर अगर नाइबरहुड अगर देखा जाए तो घड़ियाल ब्रह्मपुत्र और भूटान, बांग्लादेश, इरावदी रिवर यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये केवल भारत में नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र देख सकते हैं, भूटान मुख्य रूप से, बांग्लादेश, ठीक, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल्स लॉन्ग एंड थिन स्नोट होता है, इसका पतला जो होता है माउथ होता है, मैंने पहले बताया। और ये कहाँ पे हैबिटेट इसका क्या होता है, फ्रेश वाटर। तो ये घड़ियाल हमेशा फ्रेश वाटर पे रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी IUCN जो स्टेटस है इसका,
ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और साइट्स के स्टेटस में देखा जाए तो अपेंडिक्स 1 में है, CMS स्टेटस में इसमें भी अपेंडिक्स 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जब यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो आप साफ साफ समझ जाइए कि भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके तहत भी क्या होगा, ये शेड्यूल 1 में होगा। तो 1972 वाले में ही अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे 1972 में जो बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसको इसमें कितने होते हैं, 4 शेड्यूल होते हैं, ठीक ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का स्टेटस इसका क्या है, शेड्यूल 1 में है, ठीक है। और थिएटर में देखा जाए तो डैम्स, पॉल्यूशन, सैंड माइनिंग इसके कारण, ठीक है, या पॉल्यूशन के कारण यह क्या होते हैं, इन पे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या क्या इंसेटिव ली है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट 1000 अवार्ड टू कंजर्वेशन घड़ियाल इन महानदी रिवर बेसिन में। और इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कब से, 1975 से। तो 1975 से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, मगरमच्छ जो है संरक्षण के लिए 1975 से चलाया जा रहा है, ठीक है। ये सभी तरह के मगरमच्छों के लिए है, घड़ियाल के लिए भी है और मगर के लिए है जो इंडियन क्रोकोडाइल्स है, और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, इन तीनों के लिए है। अब आगे देखते हैं हम लोग मगर या इंडियन क्रोकोडाइल्स के संदर्भ में। तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो थ्रू आउट इंडिया है, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो भूटान और म्यांमार में एग्जिस्ट है, मैंने खत्म है, भूटान और म्यांमार में नहीं पाया जाता है। एग लेइंग, होल नेस्टिंग यानी अंडा देता है, अपना खुद से घोंसला बना सकता है, और यू शेप का इसका स्नोट होता है, ठीक है। और ये भी फ्रेश वाटर में रहता है। लेकिन यह जो है, जो आप देख पा रहे हैं क्रोकोडाइल्स पोलोस्ट्रियन जिसको कहा जा रहा है, मगर इंडियन क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में रहता है वह वल्नरेबल है, और अपेंडिक्स 1 में है, CMS स्टेटस नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड केवल कौन है, घड़ियाल है, ये आप देख सकते हैं। हैबिटेट इसका डिस्ट्रक्शन है, और यह भी इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इसको संरक्षित किया जा रहा है, 1975 का है, ठीक है। फिर ये साल्ट वाटर का जो क्रोकोडाइल है, इसको अगर देखेंगे तो ईस्ट कोस्ट ओडिशा जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंडमान निकोबार आइसलैंड कोस्ट सुंदरबन का जो क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। मैंने पहले बताया उड़ीसा का जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, या फिर से कोस्टलाइन उसका सुंदरबन डेल्टाज हो गया, वहां पे पाए जाते हैं साल्ट वाटर के क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और यह मुख्य रूप से अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं, केवल भारत में नहीं, ये याद रखिएगा। उसके बाद से लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स है, ये भी शेप का इसका स्नॉट होता है, और ये लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, साल्ट वाटर में पाया जाता है, ठीक। और ब्लैकिश एंड वेटलैंड में, आर्द्र भूमि में पाया जाता है, और साल्ट वाटर में ही पाया जाता है मुख्य रूप से, जो साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स है, और लीस्ट कंसर्न है। फिर साइट्स में देखा जाए तो अपेंडिक्स 1 में है ये, और CMS के अपेंडिक्स 2 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आप देखेंगे तो शेड्यूल 1 में है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से हंटेड फॉर इट्स स्किन एंड हैबिटेट लॉस, इसके स्किन का जो व्यापार किया जाता है, त्वचा से का जो व्यापार किया जाता है, इसके कारण यह तो मुख्य रूप से इस पे खतरा मंडरा रहा है। और इसके लिए भी वही प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले बताया, इंडियन क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो 1975 से चल रहा है, वही इसके संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यह तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मगरमच्छ कहाँ से पाया जाता है, आपसे एक स्टेटमेंट उठा के कहीं से पूछा जा सकता है। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट है जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व घड़ियाल दिवस जो है, या मुख्य रूप से विश्व मगर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और एनुअल रेप्टाइल्स सेंसस 2023 में हुआ था भीतरकनिका में, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल्स डे मनाया जाता है। तो फिर ये घड़ियाल वाला है जो मैंने पहले बताया, पॉपुलेशन इसका कहाँ कहाँ पे है, हैबिटेट कहाँ पे है, ये सारी चीजें मैंने बताया। अब कुछ हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे IUCN के बारे में, ठीक है। तो IUCN के बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो IUCN है क्या, तो IUCN का फुल फॉर्म पहले हम लोग देखेंगे। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये कैसा बॉडी है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस फील्ड में काम करता है, जो प्राकृतिक संरक्षण होता है उसके क्षेत्र में सस्टेनेबल यूज करने के लिए, और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसके सस्टेनेबल यूज के करने के स्रोत में मुख्य रूप से काम करता है IUCN, ठीक है। और रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। और बताता है कि मुख्य रूप से एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक, ठीक है। और रेड डेटा बुक में
यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के कैटेगरी रेड लिस्ट में जारी की जाती है IUCN के द्वारा, जिसमें अलग अलग स्पीसीज के बारे में थ्रेटेंड या मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है या इंडेंजर्ड स्पीसीज को इसमें रखा जाएगा, या एक्सटिंक्ट का मतलब बिल्कुल अब विलुप्त हो गया, जैसे 1952 से भारतीय जो चीता है वो क्या हो गया, विलुप्त घोषित हो गया। तो ठीक यह किस में आएगा, एक्सटिंक्ट में आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो IUCN है इसका स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक, अब इसके लिए जो इसका पैसा जो देता है वो कौन, एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। WWF है यह मुख्य रूप से मार्च महीने में अंतिम शनिवार को, इसका जो है पांडा जो है प्रतीक है, और अंतिम शनिवार को क्या मनाता है, अर्थ आवर मनाता है। अर्थ आवर मनाता है कितने घंटे का, 1 आवर का, 8:30 बजे रात से 9:30 बजे रात तक मनाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा IUCN क्या है, और मुख्य रूप से 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के रूप में 1990 से 2008 में काम किया। 1992 से जो रियो समिट हुई उसके बाद से इसको यह नियमित काम करता है, और यह रेड लिस्ट जो निकालता है वो मुख्य रूप से कितने स्पीसीज का, कितने डेटा में जो है लिस्ट होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। इसमें से नॉन एवुलेटेड है NE। ठीक है, मैंने कुछ आता पता नहीं है। DD मैंने डेटा डेफिशिएंट, मतलब ये पता ही नहीं है, डेटा ही उसके बारे में नहीं है, उस जीव के बारे में। अब ये उसी का डेटा निकालता है जो जीव वो देखता है, जो सर्च करता है। जो जीव इससे पहले का है जो नहीं मिलता है उसका डेटा उसमें क्या कहाँ लिखता है, DD में, डेटा डेफिशिएंस में। फिर लिस्ट कंसर्न है, फिर नियर थ्रेटेंड है जो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी स्टेबल है, उसकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, हालांकि कमी भी नहीं हुई लेकिन बढ़ नहीं रही है। वल्नरेबल है, फिर इंडेंजर्ड है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अच्छा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आप अभी देखे होंगे, तो घड़ियाल तो देखे ही देखे, साथ साथ क्रिटिकली इंडेंजर्ड में एक पक्षी थी जो राजस्थान की थी, डिजर्ट जो है वहाँ पे नेशनल पार्क है वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे कंजर्वेशन का काम चलता है। बताइए कौन सा पक्षी है, बस्टर्ड। ठीक है, हाँ बस्टर्ड जो पक्षी है। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। फिर एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड EW, और एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गया, गायब हो गया वो। तो ये 9 कैटेगरी में रेड लिस्ट निकालता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रीफ हिस्ट्री इसका थोड़ा सा देखेंगे तो 1971 में कंजर्वेशन कंसर्निंग प्रोटेक्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज में अडॉप्ट किया गया था, IUCN हेल्प करता है। फिर 1973 में साइट्स जो है इंटरनेशनल 10 इंडेंजर्ड स्पीसीज फौना एंड फ्लोरा इज अडॉप्टेड। तो 1973 में फ्लोरा एंड फौना को मुख्य रूप से बचाने के लिए व्यापार जो होता था, इलीगल व्यापार होता था, उसको रोकने के लिए साइट की स्थापना की गई थी। मैंने बताया थी आपको कि 3 इसके अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स जो 3 है वो था। ठीक है, वो 1992 में जो मुख्य रूप से बायोलॉजिकल CVD जो हुआ था, ठीक है, रियो समिट में, वहाँ पे IUCN ELC जो है अडॉप्टेड किया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। साथ साथ ये याद रखिएगा जो साइट्स है, साइट्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इफेक्टेड कब हो गया, 1 जुलाई 1975 से इफेक्टेड है, 1 जुलाई 1975 से इफेक्टेड है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, किसका, साइट्स का। ठीक है, साथ ही और कुछ इंफॉर्मेशन देखिए, पूरे विश्व में अगर देखा जाए जैव विविधता का हॉटस्पॉट। अच्छा, हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां पे ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, तो जहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। अब स्पीसीज ज्यादा पाई जाएंगी, जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा, तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र भी ज्यादा स्वस्थ होगा, वहीं पे पाया जाएगा, सीधी बात है। तो जो हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब समझिए कि जहाँ पे जैव विविधता यानी स्पीसीज जो है ज्यादा पाई जाती हैं उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट एरिया जो है भारत में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट है। कितना, 36 है। तो पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारत में कितने हैं, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। और 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो एक तो आप देख पा रहे होंगे ए वाला क्षेत्र, हिमालयन वाला क्षेत्र, हिमालयन वाला क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट पाया जाता है। दूसरा आप देख रहे होंगे ए इंडो बर्मा रीजन, दूसरा इंडो बर्मा रीजन में है। ठीक है,
जो हॉटस्पॉट ज्यादा पाया जाता है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है ये वाला हॉटस्पॉट क्षेत्र है। और चौथा जो है सूडालैंड। सूडालैंड किसको कहा जाता है, तो ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वाला जो समूह वाला जो क्षेत्र है वो सूडालैंड। तो भारत में 4 जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट, जिसमें से ये वेस्टर्न घाट है, या उसके बाद से हिमालय है, फिर आप देख सकते हैं इंडो बर्मन रीजन है, और इधर से सूडालैंड वाला जो एरिया है ये है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में अगर आप देखेंगे तो चेन ऑफ हिल्स रन अलोंग द वेस्टर्न, ये जो है ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस में हम देख ही रहे थे, हैज नियरली 163 ग्लोबली थ्रेटन स्पीसीज इंक्लूडिंग द वन हॉर्न्स राइनोस वगैरह, ये सारी किसमें पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे लियोपोल्ड्स जो है इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ताहर जो है इसमें पाया जाएगा, नीलगिरी ताहर जो है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, ठीक, इंडो बर्मा क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, ठीक, अभी मैंने बताया ही। फिर उसके बाद से सूडालैंड वाला जो निकोबार अंडमान, जो मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये चौथा। तो टोटल 4 जो है हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। अब रही बात चंबल नदी की, तो चंबल नदी में मैं घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, और उसमें 1975 में मगरमच्छ संरक्षण जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो उसमें जो चंबल नदी में जो छोड़ा जा रहा है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तीनों का ये एरिया है, ये वाला एरिया। अब ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताइए यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक है, गंगा नदी की। तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि चंबल जो यमुना से मिलती है तो दाहिने ओर से मिलती है कि बाएं ओर से मिलती है, तो दाहिने ओर से। चंबल जो है दाहिने ओर से सहायक नदी है किसकी, यमुना की, ठीक। वैसे ही बेतवा अगर पूछेगा तो बेतवा भी दाहिने ओर से सहायक नदी है किसकी, यमुना नदी की, ठीक है। अब ये चंबल नदी किस में कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो आप देख सकते हैं गांधी सागर से यहाँ से निकल रही है, चंबल नदी जा रही है, ठीक है। तो ये जाके यमुना में क्या होती है, मुख्य रूप से गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें मुख्यतः आपको बताना था जो इंपॉर्टेंट था। अब देखेंगे घड़ियाल के बारे में थोड़ा सा। ये मीठे पानी का मगरमच्छ है जो क्रोकोडाइलिया आर्डर और क्रोकोडाइल्डे परिवार से संबंधित है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, सारी चीज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा। घड़ियाल नाम हिंदी शब्द घड़ा से आया है जिसका अर्थ है बर्तन या बर्तन। यह वयस्क नर के बल्बनुमा थूथन के नोक को दर्शाता है जो उल्टे बर्तन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसका क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया ही। इनके मुख्य आबादी गंगा नदी की 3 सहायक नदियों में पाई जाती है, जैसे भारत में चंबल, गिरवा नदी, नेपाल में राप्ती, नारायणी नदी हो गया, ठीक है। भारत में भी और भी नदी मैंने बताया, सोन नदी वगैरह सारी चीज़ों में, हालांकि महानदी में भी ऐसा प्रोग्राम चला जा रहा है, ठीक है। तो भारत के घड़ियाल अभ्यारण्य 3 राज्यों में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और कौन सा घड़ियाल अभ्यारण्य है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो वहाँ पे घड़ियाल अभ्यारण्य शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजातियों में से एक है ये घड़ियाल, जिसमें नर की लंबाई 16 से 20 फीट तक होती है और मादा की 11 से लगभग 15 फीट तक होती है, ठीक है। त्वचा मोटी होती है, चिकने एपिडर्मिस सल्कों से ढकी होती है और एक दूसरे पर नहीं चढ़ पाते हैं। सभी मगरमच्छों में घड़ियाल की थूथन सबसे पतली और लंबी होती है और वयस्क नरों की थूथन की नोक एक बड़ा बल्ब जैसे होता है जिसे घारा कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यह सभी मगरमच्छों में सबसे ज्यादा जलीय जीव है क्योंकि यह कभी भी पानी से दूर नहीं जाता है। तो घड़ियाल सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, ठीक है। अब प्रजनन वे नवंबर से जनवरी के दौरान करते हैं और मार्च मई के दौरान ये अंडे देते हैं। तो मगरमच्छ क्या देता है, अंडा देता है, ठीक है। खतरा क्या है, खाल, इसके ट्रॉफी, अंडे, पारंपरिक चिकित्सा के लिए अत्यधिक शिकार, ये सब शिकार होने के कारण क्या है, मुख्य रूप से थ्रेटन, मुख्य रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त है आईयूसीएन में। और साइट्स में परिशिष्ट 1 माने अपेंडिक्स 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस में रखा गया, अनुसूची 1 में रखा गया। अब क्यों रखा गया है आप समझ सकते हैं क्यों रखा गया है, ठीक है। ठीक वैसे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है, जो राजस्थान का और गुजरात वाला क्षेत्र में पाई जाती है और ग्रासलैंड में ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य थे आज जो मैंने बताया आपको, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में कहीं से भी या यूपीपीसीएस के भी प्रीलिम्स में भी कहीं से स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।